अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट सुनकर तुम हैरान रह जाओगे क्योंकि रिजल्ट थोड़ी सरप्राइजिंग है। राज लक्ष्मी के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका को हैरानी होने लगी। डीएनए टेस्ट रिजल्ट में आखिर ऐसा क्या शॉकिंग था? क्या अनिका ने सोची हुई बात पूरी तरह से गलत थी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिका गौतम गुलेरिया की बायोलॉजिकल डॉटर थी और कामिनी नहीं? अनिका ने राज लक्ष्मी से पूछा, अब जल्दी बताओ कि टेस्ट के रिपोर्ट में क्या पाया है तुमने? राज लक्ष्मी ने अनिका को शांत करते हुए कहा, कम डाउन अनिका, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेल कर देती हूँ, तुम खुद ही पढ़ लेना। यह कहते हुए राजलक्ष्मी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करते ही अनिका ने अपने मेल बॉक्स में राजलक्ष्मी का मेल चेक किया। ईमेल में राजलक्ष्मी ने अनिका और गौतम गुलेरिया के सैंपल से की गई डीएनए टेस्ट रिजल्ट भेजे थे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद अनिका ने अपने दोनों होठ दबा लिए और अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। फोन अपनी जेब में रखकर अनिका ने नानी माँ से कहा, नानी माँ, मुझे अब बाहर जाना होगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। नानी माँ को डर था कि बाहर गुस्साई भीड़ कहीं अनिका पर अटैक ना कर दे, इसीलिए जब अनिका बाहर जाने लगी तब नानी माँ भी अनिका के पीछे पीछे लकड़ी का सहारा लेकर चलने लगी। जब अनिका और नानी माँ बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गौतम और मनीषा एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे थे। मनीषा ने कहा, सालों पहले अनिका की माँ ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था, हमसे सब छुपा कर रखा, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद अनिका को एक माँ की जरूरत थी और इसीलिए मैंने और गौतम ने शादी कर ली ताकि अनिका को एक माँ का प्यार मिल सके। गौतम गुलेरिया ने किशन मामा की ओर देखकर कहा, किशन, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हो। तुम लोग मेरी दूसरी शादी से खुश नहीं हो, मगर यह तो समझने की कोशिश करो कि मैं अकेला एक छोटी सी बच्ची अनिका का देखभाल नहीं कर सकता था। अनिका की भलाई के लिए मैंने यह सब कुछ किया और फिर बचपन में अनिका की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब अचानक ही अनिका की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। रात को मैं उसे अपने हाथों में उठाकर बारिश में मीलों तक चलता रहा, फिर कहीं जाकर मुझे एक कार में लिफ्ट मिली और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मनीषा ने अपनी खुद की औलाद कामिनी की भी फिक्र नहीं की और रात भर हॉस्पिटल में अनिका की सेवा की। जब सुबह कामिनी को भूख लगी तो छोटी सी बच्ची ने खुद खाना पकाने की कोशिश की और अपना हाथ जला बैठी। मनीषा फिर से जोर जोर से रोने लगी। सही कहा तुमने, और उस वक्त मैं अपनी दोनों बच्चियों के बारे में सोच सोच कर बहुत रोई थी। मुझे लगता था कि काश भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी होती कि मैं अपने दोनों बच्चियों की हिफाजत कर सकूं। मनीषा और गौतम का नाटक देखते हुए अनिका ने दरवाजा के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। गौतम गुलेरिया यह सारी बातें करके लोगों की नजरों में हीरो बन चुका था, मगर सच्चाई तो सिर्फ अनिका जानती थी कि किस तरह मनीषा और गौतम ने कामिनी जब वेकेशन पर जाया करते थे तब अनिका को घर में लॉक करके कई दिनों तक बाहर रहे थे। अपना खाना पीना रहना सब कुछ अनिका खुद ही मैनेज करती। बचपन में खाना बनाते वक्त एक बार अनिका ने अपने हाथ जला लिए थे और गरम गरम तेल शरीर पर गिरने की वजह से अनिका की दाहिनी जांघ पर जलने के निशान आज भी उतने ही ताजा थे जितने 20 साल पहले। मगर आज सबके सामने इस तरह का झूठ इतनी आसानी से गौतम और मनीषा के मुंह से निकल रहा था, यह देखकर अनिका दोनों की एक्टिंग स्किल की दाद देने लगी। दोनों की केमिस्ट्री देखकर अनिका को ताज्जुब हो रहा था, मगर अनिका के मन में एक और सवाल घूमने लगा कि क्या डीएनए टेस्ट रिजल्ट जानने के बाद भी गौतम गुलेरिया और मनीषा की केमिस्ट्री इसी तरह बरकरार रहेगी। जब अनिका दरवाजे से बाहर निकलकर किशन मामा की ओर आई तब प्रेरणा ने अपने माइक्रोफोन और कैमरामैन को साथ दौड़कर अनिका के पास आ गई। अनिका के मुंह के पास माइक रखकर प्रेरणा अनिका से एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। क्या आप ही मिस अनिका गुलेरिया है? बोलिए, जवाब दीजिए। आप क्या अक्सर इतनी लेट उठा करती है? क्या आप अपने पापा और अपनी सौतेली माँ से कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ ऊपर अनिका के बेडरूम में आर्यन खिड़की से झांककर नीचे चल रहे तमाशे को देखने की कोशिश कर रहा था।
आर्यन नीचे हो रही हलचल को देखकर इतना जरूर समझ गया था कि लोग उसकी मॉम को परेशान कर रहे थे और परेशानी की जड़ भीड़ के बीचों बीच खड़े किशन मामा और अंजलि मामी की उम्र के अंकल और आंटी थे। आर्यन मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसमें ताकत होती तो वह जरूर अभी के अभी नीचे जाकर अपनी माँ को उन दोनों के चुंगल से छुड़ा लेता। मगर आर्यन को इस बात का भी एहसास था कि अभी वह छोटा था और बड़े लोगों की बातों में उसे पड़ना नहीं चाहिए। खिड़की से नीचे देखते हुए आर्यन सोचने लगा कि काश वो इसी वक्त इतना बड़ा हो जाए कि वो नीचे जाकर अपनी माँ को इन लोगों से बचा सके। आर्यन ने नीचे चल रहे तमाशे को अपने फोन में रिकॉर्ड किया और फिर वह रिकॉर्डिंग उसे रिया को भेज दी। रिया अपने कमरे में रोहित की खरीदी हुई बेबी डॉल से खेल रही थी। जब रिया के मोबाइल पर आर्यन का मैसेज फ्लैश हुआ तब रिया ने आर्यन की भेजी हुई वीडियो देखा। वीडियो देखकर रिया समझ गई कि फिर से जरूर उसकी मम्मी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने तभी एक वॉइस मैसेज आर्यन को भेजा और कहा कि यह जो सामने खड़े हैं और सबके सामने रोने का नाटक कर रहे हैं, यह वही इंसान है जिन्होंने तुम्हें मम्मा से छीन लिया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। एक काम करो, खिड़की खोलकर उनके ऊपर गर्म पानी की बाल्टी डाल दो। ध्यान रखना कि पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए और उनके सर पर गिरना चाहिए। सारा वक्त रोहित रिया के ठीक पीछे खड़ा था। रिया को इस तरह से बात करते हुए सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित ने चिराग मेहता को फोन करके कहा, सुनो जरा, मल्होत्रा हाउस जाकर चेक करो कि अनिका का क्या हाल है। अगर कोई उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे बताओ। कुछ ही देर में चिराग मेहता ने रोहित को प्रेरणा की न्यूज की लिंक भेजी। जब रोहित ने उस न्यूज लिंक पर टैप किया तो लाइव न्यूज उसे दिखाई देने लगी। लाइव न्यूज पर अनिका की ट्रोल करते हुए इतने सारे कमेंट पढ़कर रोहित हैरान रह गया। रोहित को पता था कि कोई भी न्यूज इतनी जल्दी इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकती। जरूर किसी ने पैसा देकर इस लिंक को ट्रेंड करवाया था। रोहित ने मैसेज करके चिराग मेहता को यह पता लगाने को कहा कि कौन था इन सब के पीछे, पता करो। लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली। हॉस्पिटल में करण गुलेरिया को होश आया, मगर सेफ्टी को देखते हुए डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि करण गुलेरिया को अभी भी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए। करण गुलेरिया अपनी बेड पर लेटे हुए रिया की लाइव स्ट्रीम शुरू होने का इंतजार करने लगे, मगर अभी लाइव स्ट्रीम शुरू होने में बहुत देर थी। काफी दिन बीमार होने की वजह से करण गुलेरिया को अब नींद नहीं आ रही थी। शरीर जरूर कमजोर था मगर आंखों में नींद नहीं थी। किसी तरह करण गुलेरिया को कुछ और घंटे इंतजार करना था। इससे पहले कि रिया की लाइव स्ट्रीम शुरू होती, करण गुलेरिया ने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेडिंग वीडियोस देखी जाए। शायद उसमें कहीं रिया की कोई मिस की हुई गेम ट्रेंड हो रही हो। जैसे ही करण गुलेरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन किया, टॉप ट्रेडिंग लिंक्स में करण गुलेरिया को किशन मामा और अंजलि मामी की तस्वीर दिखाई दी। किशन मामा और अंजलि मामी को देखकर करण गुलेरिया ने टेबलेट को अपने चेहरे के पास लाया और गौर से किशन मामा के चेहरे को देखने लगा। जब से स्वाति ने करण गुलेरिया को छोड़ा था तब से लेकर आज तक करण गुलेरिया ने मल्होत्रा परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था और न ही अनिका उसका कोई चेहरा देखा था। काफी सालों बाद किशन मामा काफी बदले बदले से लग रहे थे। पिछली बार जब करण गुलेरिया ने किशन मामा को देखा था तब वह यंग भोले भाले से लड़के थे जो बात बात पर अपनी बड़ी बहन के पीछे छुप जाता था। कोई भी अगर उसे परेशान करता तो वह अपनी बड़ी बहन से कंप्लेंट करता। मगर आज बढ़ी हुई मूछें और बालों में सफेदी देखकर करण गुलेरिया को यकीन नहीं हो रहा था कि किशन मामा वही भोला भला सा लड़का है जिसे वह सालों पहले जानते थे। लोगों के कमेंट पढ़कर करण गुलेरिया को इतना समझ में आ गया था कि मामला क्या था। स्वाति का पति मल्होत्रा खानदान से अपनी बेटी वापस लेने आया था। वह बेटी जो गौतम गुलेरिया और स्वाति की बेटी थी। जब करण गुलेरिया ने गौतम का चेहरा देखा तब अचानक ही उनके कमजोर शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आखिरकार करण गुलेरिया ने उस इंसान को देख लिया जिसकी वजह से सालों पहले स्वाति ने करण गुलेरिया को ठुकरा दिया था। मगर गौतम को देखकर करण गुलेरिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे किसी इंसान के लिए स्वाति ने उसे छोड़ दिया था। करण गुलेरिया गौतम के हाव भाव से और उसके बात करने के तरीके से समझ गए थे कि
पैसों की लालच में यह इंसान मल्होत्रा खानदान की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा था। करण गुलेरिया कहीं ना कहीं यह सोचकर भी मन में दुखी हो रहे थे कि मरी हुई स्वाति अगर कहीं से अपनी बच्ची को देख रही होती तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। अगर किस्मत को मंजूर होता और करण गुलेरिया की स्वाति के साथ कोई औलाद होती तो वह उस औलाद को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते और कभी इस तरह लोगों के सामने से उसे बेइज्जत नहीं होने देते। मल्होत्रा हाउस। वहां मल्होत्रा हाउस के मेन डोर के बाहर प्रेरणा, उसके कैमरामैन और बाकी के टीम मेंबर्स ने अनिका को चारों तरफ से घेर लिया था। जब गौतम गुलेरिया ने अनिका के बचपन के बारे में बताया था तब वह बार बार कह रहे थे कि वह एक मोटी वजनदार लड़की थी, मगर सामने खड़ी इस लंबी पतली लड़की को देखकर प्रेरणा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसके बारे में गौतम गुलेरिया अभी भी बात कर रहे थे। और तो और अनिका की खूबसूरती देखकर प्रेरणा और उसकी टीम हैरान रह गए थे। कैमरामैन ने कैमरे में देखते हुए यह तक कह दिया कि आज से पहले इतनी खूबसूरती इस कैमरे में कैद नहीं हुई। भोली भाली और मासूम सी दिखने वाली यह लड़की किसी भी तरह से गौतम ने कही हुई बातों पर रखी नहीं जा सकती। कैमरामैन ने अनिका की वीडियो लाइव दिखाने की कोशिश की। कैमरे में कोई तकनीकी खराब आ गई और लोग एक के बाद एक लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करने लगे, हमें वह लड़की का चेहरा दिखाओ जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकती है। दिखाओ वो लड़की कौन है। हाँ, हमें भी उस लड़की का चेहरा देखना है जिसने अपने माँ बाप पर इतना अत्याचार किया है। जैसे ही कैमरामैन ने तकनीकी खराबी दूर करके कैमरा ऑन किया, अनिका की खूबसूरत तस्वीर लाखों लोगों के सामने फ्लैश हुई। अनिका का चेहरा देखकर एक सेकंड के लिए व्यूअर्स को लगा कि वह किसी बेहद खूबसूरती फिल्म हीरोइन का इंटरव्यू देने जा रहे थे। अचानक जो लोग अब तक अनिका के बारे में बुरा लिख रहे थे उनमें से कई लोग अनिका की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। किसी ने लिखा कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती, तो किसी ने लिखा कि कहीं यह सब कुछ बाप बेटी ने मिलकर ड्रामा तो नहीं किया ताकि बेटी को दुनिया के सामने लॉन्च कर सके। तो किसी ने लिखा सॉरी टू से, मगर बाप की शक्ल देखकर हमने सोचा नहीं था कि बेटी इतनी खूबसूरत होगी। तभी किसी ने लिखा कि इतनी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं, अगर तुम इंसान अच्छे नहीं हो तो तुम चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, तुम समाज की नजरों में हमेशा बदसूरत ही रहेगी। वहां हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए करण गुलेरिया ने जब अनिका का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गए। यह वह चेहरा था जिसे वह हमेशा भूलने की कोशिश किया करते थे और यह चेहरा वही चेहरा था जिसे करण गुलेरिया कभी नहीं भुला सकते। अनिका का चेहरा देखते हुए अचानक ही करण गुलेरिया को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी आंखों में आंसू थे। जब आंसू साफ करके करण गुलेरिया ने फिर से मोबाइल पर अनिका की वीडियो देखी तब उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे वक्त 20 साल पीछे हो गया है और स्वाति में फिर से किसी की जान डाल दी थी। अगर स्वाति और अनिका के बीच कोई फर्क था तो बस वह इतना था कि स्वाति बहुत ही तेज और गर्म स्वभाव की थी और उसका यह स्वभाव उसकी आंखों में दिखता था, जबकि अनिका की आंखें काफी शांत और गहरी थी, बिल्कुल करण गुलेरिया जैसी। वहां मल्होत्रा हाउस के बाहर चल रहे शोर शराबे के बीच प्रेरणा ने ऊंची आवाज में सबके सामने अनिका से पूछा, आप इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लग रही है। आपको देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपने अपने सगे माँ बाप के बीच यह बर्ताव किया है। आप लोगों को अपने इस बिहेवियर के बारे में कुछ कहना चाहोगी? अचानक चल रहे शोर शराबे के बीच शांति छा गई और अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी अनिका ने अपने मुंह के पास माइक रखकर कहा, मैं इन दोनों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, दूर रहना मुझसे और मेरे परिवार से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब प्रेरणा ने अनिका को इस तरह बात करते हुए देखा तो वह चौंक गई। प्रेरणा ने अनिका पर फिर से अपने सवालों की गोलियां दागना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें अपने माँ बाप के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं? उनके लिए तुम्हारे दिल में बिल्कुल दया भाव नहीं है? तुम भी एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें कैसा लगेगा अगर कल उठकर वह तुम्हारे साथ यही सुलूक करे जैसा तुम अभी अपने पेरेंट्स के साथ कर रही हो? इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैं अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ बनना नहीं चाहूंगी। जब भीड़ में फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया तभी
दरवाजे से सायरन बजती हुई पुलिस की जीप एंटर हुई। जीप से एक इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल उतरकर अनिका और किशन मल्होत्रा के पास आकर खड़े हो गए। भीड़ को कंट्रोल करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए शांत हो जाइए, आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। पुलिस को देखकर प्रेरणा और उसकी टीम पीछे हो गई। प्रेरणा ने गौतम गुलेरिया की ओर देखकर पूछा, यह पुलिस को किसने बुलाया है यहाँ पर? तभी इंस्पेक्टर ने सख्ती से प्रेरणा की ओर देखकर कहा, मुझे मिस्टर मल्होत्रा ने कंप्लेंट की है कि आप लोग जबरदस्ती उनके बंगले में घुस आए हो। बिना परमिशन के आप इस किसी तरह किसी के घर में कैमरा लेकर नहीं घुस सकते। मैं आप लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकता हूँ। पुलिस का रवैया देखते हुए मनीषा ने गौतम का हाथ पकड़ कर कहा, मुझे लगता है इस वक्त हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। प्रेरणा ने भी मनीषा की हाँ में आ पड़ते हुए कहा, आंटी ठीक कह रही है, मुझे लगता है हमें फिर कभी आकर यह इंटरव्यू करना चाहिए। तभी कुछ देर सोचने के बाद गौतम गुलेरिया ने इंस्पेक्टर के पास जाकर कहा, देखिए इंस्पेक्टर, कंप्लेंट तो मुझे लिखवानी है। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया है। गौतम की बात सुनते ही मनीषा ने भी अपना रोना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर से कहा, अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ आ गए। हम दोनों जो सामने खड़ी लड़की है ना अनिका, उनके माँ बाप है, मगर वह लड़की अब हमें पहचानने से इनकार करती है। यह मल्होत्रा परिवार ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। पुलिस इंस्पेक्टर हैरानी से किशन मामा और अंजलि मामी को देखने लगा। फिर किशन मामा के पास जाकर इंस्पेक्टर ने पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, यह सब क्या चल रहा है? क्या ये लोग क्या कह रहे हैं? जब अनिका ने इंस्पेक्टर को गौर से देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि इंस्पेक्टर बहुत ही कड़क मिजाज का था। उनका नाम था इंस्पेक्टर अब्बास। इंस्पेक्टर अब्बास दिल्ली पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर थे और पुलिस महकमे में उनका काफी नाम और रुतबा था। पीछे खड़े हुए इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इंस्पेक्टर अब्बास के पास आए और कहने लगे, सर मुझे लगता है यह एक फैमिली मैटर है। भीड़ को हटा देते हैं और दोनों फैमिली को सामने सामने बिठाकर मामले को यही रफा दफा करते हैं। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी कर पाता, इंस्पेक्टर अब्बास ने सख्ती से उनकी ओर देखा। इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में देखते ही सब इंस्पेक्टर खामोश हो गया। तभी सीढ़ियों के पास खड़े गौतम गुलेरिया ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, सर अब आप ही इंसाफ कीजिए, अगर बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को इस तरह रास्ते पे छोड़ने लगे तो क्या होगा हम जैसे लाचार बूढ़े माँ बाप का? इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, बच्चों का फर्ज है कि जिन माँ बाप ने उन्हें अपना पेट काट काट कर पाल पोस कर बड़ा किया, बुढ़ापे में वह उनका सहारा बने। फिर इंस्पेक्टर अब्बास ने गौतम गुलेरिया की ओर देखकर कहा, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसा करने पर हम किसी को कानूनी सजा नहीं दे सकते, मगर किसी भी बच्चे की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने। ऐसा ना करने पर अफसोस कि उस इंसान को सजा नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। यह कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने गुस्से से अनिका की ओर देखा। इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अनिका का किया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और अगर उसके बस में होता तो वह इसी वक्त अनिका को सख्त से सख्त सजा सुना देते। तभी अनिका धीरे से चलकर इंस्पेक्टर अब्बास के पास आई और अनिका ने पास खड़ी प्रेरणा को इशारा करके अपने पास बुलाया। प्रेरणा अपने ग्रुप के साथ माइक लेकर अनिका के पास पहुंच गई। अनिका ने कैमरे में देखते हुए कहा, मैं यह जरूर मानती हूँ कि हर बच्चे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए, उन्हें हर खुशी देनी चाहिए जो खुशी माँ बाप ने कभी उन्होंने दी थी, और मैं भी ऐसा करना चाहूंगी, मगर यह सब कुछ एक ऐसे इंसान के लिए क्यों करूं जिसका मेरे साथ खून का रिश्ता ही नहीं है। अनिका ने जैसे ही यह बात कही, शोर मचा रही भीड़ अचानक शांत हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की बात सुनकर हैरान हो गया। तभी मनीषा और गौतम लगभग एक साथ बोल पड़े, यह क्या कह रहे हो तुम अनिका? गौतम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। मुझे तो अब तुम्हें बेटी कहने में भी शर्म आती है। हमें हमारा हक नहीं मिले इस वजह से अब तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो लोगों के सामने। तुम मेरी बेटी हो और ये सच है।
अनिका ने गौतम गुलेरिया की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट राजलक्ष्मी ने भेजी थी उसे प्रेरणा और बाकी लोगों को दिखाते हुए अनिका ने कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो यह देख लीजिए सच्चाई। इंस्पेक्टर अब्बास ने रिपोर्ट पढ़कर सबके सामने अनाउंस किया, इस रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम गुलेरिया अनिका के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। यह बात सुनते ही अचानक आसपास खड़े सारे लोग शॉक हो गए। मनीषा और गौतम गुलेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बात करे। गौतम मन ही मन सोचने लगे कि आखिर डीएनए रिपोर्ट मैच करने के लिए अनिका के पास सैंपल कहां से आया था। फिर उसे याद आया कि कल जब उनके हाथों से कॉफी मग टूटा था तब खून की कुछ बूंद कॉफी मग पर गिरी थी। मगर गौतम गुलेरिया यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका ने डीएनए टेस्ट करवाने की सोची क्यों थी। हड़बड़ाकर अटकती हुई आवाज में गौतम गुलेरिया ने इंस्पेक्टर से कहा, सर यह दरअसल झूठ बोल रही है, मुझे लगता है यह रिपोर्ट भी फेक है, यह झूठे रिपोर्ट है। अनिका गौतम गुलेरिया की ओर देखकर मुस्कुराने लगी और फिर प्रेरणा की ओर देखकर अनिका ने कहा, प्रेरणा तुम एक रिपोर्टर हो, तुम तो इन सब के बारे में काफी नॉलेज होगा। इस डीएनए रिपोर्ट स्टेडिंग लैब का नंबर मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इनकी अथॉरिटी से जब चाहो तब चेक करवा सकती हो। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर प्रेरणा समझ गई थी कि वह जो कुछ भी कह रही थी वह सच था। प्रेरणा को जब कुछ सूझा नहीं तो वह निराश होकर गौतम गुलेरिया की ओर देखने लगी। वहां लाइफ केयर हॉस्पिटल में करण गुलेरिया लाइव न्यूज फॉलो कर रहे थे। जब अनिका ने कैमरे में देखते हुए यह बात कही कि यह बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, तब अनजाने में ही करण गुलेरिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसने पहले भी यह सारी बातें सुनी थी। जैसे ही अनिका ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने दिखाई और कहा कि गौतम गुलेरिया उसके फादर नहीं थे, तब अचानक ही करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर बैठ गए। पास खड़े अपने सच में लगाकर वह गौर से मोबाइल पर चल रहे इंटरव्यू को देखने लगे। अनिका ने सबके सामने प्रूफ कर दिया था कि वह गौतम गुलेरिया की औलाद नहीं थी। करण गुलेरिया यह सुनकर हैरान रह गए। वो सोच में पड़ गए कि अगर स्वाति अनिका और गौतम गुलेरिया की औलाद नहीं थी तो फिर ऐसा क्या हो सकता था कि अनिका अपने ख्यालों को बीच में रखते हुए करण गुलेरिया अचानक ही बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में लगी आईवी ड्रिप की सिरिंज उन्होंने अपने हाथ से निकाली और उठकर कहीं जाने की कोशिश करने लगे। तभी पास खड़ी नर्स दौड़कर उनके पास आई और उन्हें रोकने लगी। सर यह क्या कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी थी। वह चलकर कहीं जाने की कोशिश करने लगे। हॉस्पिटल की नर्स और वार्ड बॉय ने उन्हें पकड़कर कस लिया, मगर करण गुलेरिया की आंखों में से आंसू छलकने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, आकाश को बुलाओ, इसी वक्त आकाश को बुलाओ। यहाँ पर नर्स ने उन्हें समझाते हुए कहा, ठीक है सर, हम उन्हें अभी बुलाएंगे, मगर आप इसी वक्त बिस्तर पर लेट जाइए। सर आपके लिए इस तरह घूमना ठीक नहीं है, हम अभी आकाश सर को फोन लगाकर बुला लेंगे। नर्स और वार्ड बॉय ने करण गुलेरिया को फिर से बिस्तर पर लेटा दिया। तेज सांसें ले रहे करण गुलेरिया सीलिंग की ओर देखकर सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, कहीं अनिका उनकी बेटी तो नहीं। वहां सोशल मीडिया पर जो लोग अब तक अनिका के बारे में बुरी बुरी कमेंट लिख रहे थे, अचानक उन्होंने अनिका को बुरा कहना बंद कर दिया। कुछ लोग अनिका के सपोर्ट में आकर कहने लगे कि हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, मगर कहानी में तो यह नया ट्विस्ट आ गया। अब लड़की की बात तो सही है, जब यह गौतम अंकल के उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो फिर वह उन्हें क्यों सपोर्ट करती। अब मैं समझी कि इतनी खूबसूरत और सुशील लगने वाली लड़की इस तरह क्यों पेश आ रही थी। तभी कुछ लोगों ने यह रिएक्शन भी दिया कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। आखिर गौतम गुलेरिया और उनकी पत्नी ने पाल पोस कर इस लड़के को बड़ा किया है, क्या इतना काफी नहीं है बुढ़ापे में अब ये लड़की उसका सहारा बने। अगर बुढ़ापे में इस तरह यह लड़की इन्हें बेसहारा छोड़ देगी तब तो कोई माँ बाप किसी भी अनाथ बालक को गोद लेने को सोच भी नहीं लेंगे। प्रेरणा इस इंटरव्यू की मदद से अपने चैनल को हाइप देना चाहती थी और साथ ही साथ अनिका को समाज से बदनाम करना चाहती थी।
इसके लिए उसे काफी मोटी रकम भी मिली थी। मगर इस तरह जब अनिका ने सबके सामने सच का खुलासा किया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अगली चाल क्या चले, जिससे वह अनिका को बदनाम भी कर सके और अपने चैनल के लिए टीआरपी भी ला सके। इसलिए प्रेरणा का सारा गुस्सा गौतम गुलेरिया और मनीषा पर उतरने लगा। प्रेरणा ने गौतम से कहा, अंकल, आपने यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे यह बात क्यों छुपा के रखी थी कि यह आपकी बेटी नहीं है? गौतम गुलेरिया के रिएक्शन से प्रेरणा समझ चुकी थी कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह सच था। बस गौतम इस वक्त सबके सामने यह कबूल करना नहीं चाहता था। प्रेरणा को किसी तरह अपना शो आगे चलाना था। चालाकी से बात को आगे बढ़ाते हुए प्रेरणा ने कैमरे में देखते हुए कहा, इस दुनिया में ममता से बड़ा कोई साया नहीं होता। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह है माँ बाप। माँ बाप के साये की। और डीएनए रिपोर्ट कभी भी यह नहीं बयान कर सकता कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को पालने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। एक डीएनए रिपोर्ट किसी संबंध को इस तरह तोड़ नहीं सकता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? माइक को अनिका की ओर घुमाते हुए प्रेरणा ने फिर से अनिका से पूछा, क्या आप ऐसे माँ बाप को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ना चाहते हो जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है? जैसे ही प्रेरणा ने अनिका पर यह सवाल दागा, पीछे खड़ी मनीषा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और कहने लगी, अब मैं समझी तुमने हमें खुद से दूर क्यों कर लिया। मगर यह तो सोचो, कितने सालों से हमने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। तुम फरमाइश करो और पहले तुम्हारे सामने वह चीज हाजिर कर देते थे हम लोग, और आज तुम हमें बदले में यह दे रही हो। फिर अचानक ही गौतम गुलेरिया ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाँ, यह बात सच है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। अचानक ही आसपास खड़े लोग शांत होकर गौतम गुलेरिया की ओर देखने लगे। सच है यह कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, मगर तुम्हारी माँ मेरी पत्नी थी और मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार किया है। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुम्हें सीने से लगा कर रखा। काफी मुश्किलों का सामना करके तुम्हें इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया। क्या सिर्फ यही दिन देखने के लिए